हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए, जो अपना सेशन चल रहा है स्पेशल एमसीक्यू हम लेके चल रहे हैं टॉपिक वाइज। जो आपके सिलेबस में 38 टॉपिक दे रखा है, ठीक है, हम इसको टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू के साथ साथ आपकी जो थियरी है वो भी कवर हो जा रही है, क्योंकि प्रत्येक एमसीक्यू का डिटेल में हम व्याख्या भी बता देते हैं। प्लस आपको के शॉर्ट नोट्स भी आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले शॉर्ट नोट्स जो एमसीक्यू बनाऊंगा उससे पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दूं उस टॉपिक का, जिससे आपको एमसीक्यू करने में आसानी रहे। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आप भूल कर दिखाइए सारा कंसेप्ट दिमाग में। ठीक है भैया, आप इस क्लास की वैल्यू को समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, ये फ्री कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को समझें। ज्यादा समय भी नहीं बर्बाद करते हैं, मात्र 40 से 50 मिनट में आपको 50 से 60 एमसीक्यू मैं बता देता हूँ हर एक वीडियो में, और ऐसे एमसीक्यू बताता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। भैया सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक बता रहा हूँ, तो भैया एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा? ये नहीं कि मैं पूरा एक ही साथ लेके मिक्स प्रश्न करवाऊं, नहीं, टॉपिक वाइज करवा रहा हूं ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, आप में कॉन्फिडेंस आए। टॉपिक वाइज जैसे समान प्रसव के दौरान देखभाल, ये आपका टॉपिक है भैया। 38 टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी है, इससे भी 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। अब इसके जितने भी पार्ट में करवा रहा हूं, हर एक पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 प्रश्न आ जाएगा। मान लीजिए 3 पार्ट बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो हर एक पार्ट से एक प्रश्न फंसना तय है, ये तो कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इस चीज को क्यों सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं कि आपको 24 घंटे में मात्र 40 से 50 मिनट का समय नहीं मिलता है, या फिर आप और भी चीजों में व्यस्त हैं? क्यों? अभी धीरे धीरे पढ़ाई करते जाइए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके। और सिलेक्शन ही नहीं, हमको अपना होम जिला मिलना चाहिए। ठीक है, होम जिला कब मिलेगा? जब आपका अच्छा मेरिट में नंबर आएगा तब। मात्र सिलेक्शन लेने से क्या फायदा? आप दूर भेज दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के ऐसे कोने में भेज दिए जाएंगे जहां पे ना आदमी की जाति रहती है, तो आपको क्या लगेगा? यही कि काश 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा पाए होते तो मेरिट में अच्छा नाम रहता हमारा, तो हमको अपना होम जिला, होम ब्लॉक मिल जाता। तो इस सोच कर पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा अनुभव है, वो सब कुछ मैं झोंक दे रहा हूं, क्योंकि मुझे सिलेक्शन नहीं दिलवाना है, मुझे अच्छे मार्क्स से आपको क्वालिफाई करवाना है। तो एक एक पॉइंट जो कुछ छूट रहा है उसको भी मैं कवर कर रहा हूं। जो सारी गलतियां पहले मैं कर रहा था, उस गलतियों को सुधार करते हुए अपने आप में प्रोग्रेस कर रहा हूं, ताकि आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊं। अब ये 5000 मैं बोल रहा हूं, ऐसा अगर 5000 कोर्स लेकर आप पढ़ लीजिए, ऐसा कंटेंट कोई दे देगा तो आप जो कहिए वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा मैं। पार्ट फर्स्ट हमने लाइव किया था इसका, ठीक है, 14 मिनट का वीडियो था, पूरा नहीं कवर हो पाया, लेकिन 40 प्रश्न थे। उसकी पीडीएफ मैंने उन सभी को दे दिया है जो भैया 200 रुपए मात्र फीस लिए हैं। ठीक है, और ये फीस बहुत पहले से अक्टूबर 2024 से ही लिया हूं, तो उन सबको मैं दे दिया हूं। और पीडीएफ बराबर जितनी भी क्लास होती है उनको पीडीएफ दे देता हूँ। टेलीग्राम पे भी उनको एक प्राइवेट चैनल है, ठीक है, वो केवल जो फी दिए हैं उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप भी पीडीएफ इन सभी का लेना चाहते हैं तो भैया 200 रुपए, मात्र 200 रुपए फी देकर जितनी भी क्लास होती है, थियरी, एमसीक्यू और टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये नहीं, इसके साथ साथ गाइडेंस भी बताया जाता है क्या आपको, और जो भी अपडेट रहता है ये भी इंपॉर्टेंट बताया जाता है। ठीक है, आपको पब्लिक ही अब नहीं बताया जाएगा कि भैया जैसे मैंने पब्लिक आके बता दिया कि चलिए 45,000 ऑनलाइन फॉर्म भरा है, अब पब्लिक आके बता देता हूँ कि इस दिन एग्जाम कंडक्ट होगा। नहीं, अब नहीं, अब भैया 200 रुपए जो फी दिए उनके लिए तो बेहतर होना चाहिए ना। क्यों भैया? उनके लिए तो बेहतर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मेरा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, क्लास हम 2 बजे दें, 1 बजे दें, रिकॉर्डेड दें, लाइव दें, कोई फिक्स नहीं है। जब इच्छा होगी तभी हम क्लास दे देंगे। ठीक है, आपको एक्टिव रहना होता है। चैनल को सब्सक्राइब तो किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लिया करिए, नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है। आप अभी समय नहीं मिल रहा है, रात को तो समय मिलता होगा, खाना खाने के बाद तो 40 मिनट का समय मिलता होगा, तब वीडियो को देख लिया करिए। ठीक है, सेव कर लिया करिए कि चलिए हम बाद में देखेंगे, ध्यान से लिख लिया करिए।
कहीं पे कि हमको सर का वीडियो देखना है, ये वाला वीडियो आया है, तो याद रहेगा, तो देख लिया करिए। समय बर्बाद करते हैं कॉल पे दूसरे से बात करने में, उस समय को बचाइए, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, डिले थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है, लेकिन होगा, प्रयास करने से ही होगा, वो मुझे पता है। अभी हम भी थोड़ा ढीला, क्या बहुत दिन से इस पे बोले नहीं है, ठीक है। माहौल बनाना पड़ेगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आयोग को समझ में आएगा कि एग्जाम लेना है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपकी तैयारी हो जाए। देखिए, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन साथ ही में आपको सिलेबस भी दे रखा है, तो हम सिलेबस वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे विषयगत ज्ञान दिया है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो 35 नंबर पे आपको जो आज का टॉपिक हम करवा रहे हैं, जिसका आज का जो टॉपिक है 35 नंबर पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। कहाँ पे है भैया, ये देखिए, समान प्रसव के दौरान देखभाल, यही हम पढ़ा रहे हैं और यही चल रहा है। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड किया, 14 मिनट का वीडियो लाइव आए थे, लेकिन लाइव रुक गया तो बंद हो गया, लेकिन पीडीएफ में भेज दिया था ग्रुप में, जो फी दिए उन लोगों के लिए। आप भी लेना चाहते हैं, ठीक है, आप भी 200 रुपए का फी देकर पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमको मैसेज करना होता है, ठीक है, 7985 व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7985160239 पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा, पीडीएफ की जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। इस पे मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव हो सकता है, ना हो, लेकिन मैसेज का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 35 नंबर का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपको क्या ये भी एमसीक्यू करवा दिया है, फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है, और उसके बाद ये भी हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। ये वाला कहाँ पे गया, हाँ, ये भी हमने आपको करवा दिया है, समान गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। अब हम जो करवा रहे हैं समान प्रसव के दौरान देखभाल, इसका भी पार्ट 1 हो गया, ये आज का पार्ट 2 रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे इस टॉपिक का, ठीक है। कुल मिलाकर 4 पार्ट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नवजात की देखभाल शुरू करेंगे, ठीक है। मिडवाइफरी सबसे पहले क्यों करा, क्योंकि D-SSB का एग्जाम लगा हुआ है। D-SSB में सबसे ज्यादा प्रश्न मिडवाइफरी से ही बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठा करें, टॉपिक वाइज हर एक नोट्स बना के चलें, बिना नोट्स के उद्धार नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ आपको दिन में 2 बार 3 बार रिवाइज, और 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाता है पूरा का पूरा एमसीक्यू। लेकिन आपके पास समय है, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, संविदा पे नहीं काम कर रहे हैं, तो भैया आप अच्छे से नोट्स बना के चलिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। खुद अपने हाथ से लिखेंगे फिर पढ़ेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। रिवाइज हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, याद भी हो जाता है लिखने से। देखिए, शॉर्ट नोट्स पहले देख लीजिए, हम जो एमसीक्यू बनवाएंगे इसी नोट से अभी बनवाएंगे, ठीक है। अब ये आपको रीड करना है अच्छे से, ताकि आगे आप फटाफट एमसीक्यू का उत्तर दे पाएं। समान प्रसव के दौरान, मेन टॉपिक आपका है समान प्रसव के दौरान देखभाल, ठीक है, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। क्या रहता है, सतत निगरानी। सतत निगरानी में क्या, महिला की स्थिति का लगातार मूल्यांकन होता है। क्योंकि नोट्स है, क्योंकि रिवीजन के पर्पज से ये नोट्स बनाया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और देखिए जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रक्त प्रवाह बनाए रखने और भ्रूण की ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए जो पोजीशन दिया जाता है महिला को, ठीक है, प्रेगनेंसी जिनको हुआ है उनको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखा जाता है। कि इसलिए ताकि रक्त का प्रवाह अच्छा सा बना रहे, ठीक है, और भ्रूण को, ठीक है, ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार हो सके, ठीक है। और चलने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रसव की प्रगति में मदद करता है। और क्या, तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, ठीक है, मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें किस लिए सर, आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, ठीक है, आवश्यक। और देखिए पोषण में क्या, महिला को आइस, चिप्स, फ्रूट जूस और सादा पानी दिया जा सकता है। अब देखिए मूत्राशय की देखभाल, नियमित मूत्र विसर्जन सुनिश्चित करें, जरूरत पड़ने पर बेड पान या फिर कैथेडाइज करें, ठीक, या फिर कैथेडर लगाएं। और एनाल्जेसिक दर्द का दवा, ठीक है, दर्द का दवा ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, 500 से 1000 mg दिया जा सकता है। प्रसव की प्रगति मॉनिटरिंग, उसको करते हैं प्रोसेस मॉनिटरिंग, ठीक है। और निगरानी, पार्टोग्राम रिकॉर्ड करें। और यहाँ पे सहमति पत्र, महिला एवं परिवार से लिखित सहमति लें जब डिलीवरी करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन सर्जरी का मैटर है तो वहाँ पे सहमति पत्र भरवाया जाता है, कंसेंट पत्र लिखवाया जाता है, ठीक है। और देखिए सेविंग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। और रक्त
रक्त समूह प्रतिशत समान रक्त तैयार करें, समान रक्त तैयार रखें। ठीक है। आपातकालीन दवाएं जैसे कौन कौन सा ये आपातकालीन दवाएं आपको ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन। मेथर्जिन का काम क्या है? ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जननांगों की सफाई, ठीक है, किससे सफाई करना जाता है? पायोडीन और आयोडीन से सफाई करें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, ध्यान देना, अभी इसी से एमसीक्यू बनेगा। और इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, महिला को सांत्वना दें और वार्तालाप हेतु प्रोत्साहित करें और वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। ठीक है, और फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करें। भ्रूण की हृदय दर नियमित रूप से जांचें, 120 से 140 तक होना समान माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेकोनियम युक्त एमनियोटिक द्रव या फीटल डिस्ट्रेस मतलब भ्रूण संकट का संकेत हो सकता है। शीघ्र डिलीवरी करवाएं इस स्थिति में। ठीक है, अब देखिए मेन क्या है? भ्रूण संकट, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फीटल डिस्ट्रेस, यहाँ पे आपको देखना है क्या इसके संकेत होते हैं। पहला ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या रहता है? इसमें भ्रूण हृदय दर 100 से कम होता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब कम होना, कितना सर? 100 बीपीएम से कम। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। ये सभी संकेत हैं किसका? भ्रूण संकट के संकेत। फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पहला। दूसरा, अब टैकीकार्डिया में क्या है? जो भ्रूण का हार्ट रेट है ये ज़्यादा रहता है। टैकीकार्डिया मतलब ज़्यादा, कितने ज़्यादा? 160 बीपीएम से अधिक। ठीक है, अनियमित भ्रूण हृदय ध्वनि, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और भ्रूण गतिविधि, ये सारे संकेत हैं किसका? भ्रूण संकट का, फीटल डिस्ट्रेस के संकेत हैं। ठीक है, उसके बाद मिकोनियम मिश्रित एमनियोटिक द्रव देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है? संकेत हैं ये सभी, मिकोनियम मिश्रित एमनियोटिक द्रव। उसके बाद गर्भनाल का बाहर आना। अब मैनेजमेंट में देखेंगे क्या? महिला को, ठीक है, प्रेगनेंसी, जो जिनको प्रेगनेंसी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं। ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, नियमित निगरानी करते हैं। ठीक है, और शीघ्र डिलीवरी की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे प्रसव प्रेरणा या फिर सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बता दिए। अब देखिए यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस आपने देख लिया। अब मैटरनल डिस्ट्रेस देखेंगे। मातृ संकट के संकेत क्या हैं? इनमें मातृ संकट में टैकीकार्डिया कब होता है? जब ये 100 बीपीएम से अधिक होता है। वहाँ पे हमने 120 बताया, यहाँ पे 100 ध्यान देना है। अब और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया में 60 बीपीएम से कम होता है। ठीक है, 60 बीपीएम से कम होता है। हाइपरटेंशन बीपी 140 से 90 mmHg से अधिक होता है तो हाइपरटेंशन होता है। और देखिए बुखार का अधिक बुखार का, यूरिन में कीटोन और प्रोटीन की उपस्थिति, सांस लेने में कठिनाई, ये सारे वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है, बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट पूछता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। सूखी और सफ़ेद परत वाली जीभ, ठीक है, ये देखना होता है। मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? इंट्रावेनस फ्लूइड्स, वही, ठीक है। अब बीपी मॉनिटरिंग, रक्तचाप की निगरानी करना, ठीक है, ऑक्सीजन देना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तत्काल डॉक्टर को सूचित करना, ये सभी प्रबंधन हो गया। ठीक है, अब प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण ध्यान देना है। ठीक है, मॉनिटरिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? पहला स्पेगनोमीटर, ठीक है, बीपी मापने के लिए, थर्मामीटर तापमान जांचने के लिए, तापमान जांच करने के लिए, ठीक है, और भ्रूण स्टेथोस्कोप और समान स्टेथोस्कोप, ये भी रहता है। ठीक है, अब प्रसूति उपकरण में क्या है? फॉर्सेप्स हुआ, ठीक है, आर्ट्रीपियन ओवम, स्पॉन्ज होल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे नाल क्लैम्प हो गया, कैंची हुआ, सिरिंज हुआ, 2 ml, 5 ml, 10 ml, श्लेष्मा निकालने का उपकरण हुआ। अब प्रसव किट में क्या ध्यान देना है? ठीक है, डिलीवरी किट में क्या? दस्ताना हुआ, तौलिया हुआ, और पायोडीन और आयोडीन सॉल्यूशन हुआ, मेथर्जीन रक्तस्राव रोकने के लिए, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, ठीक है, इमरजेंसी ड्रग, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए विशेष सावधानियां भी बरतनी होती है। विशेष सावधानियां में क्या आ जाएगा? पहला तो भ्रूण की निगरानी, भ्रूण का हृदय देखेंगे, 120 से 140 बीपीएम होनी चाहिए। ठीक है, यह समान माना जाता है। यदि हृदय दर 100 बीपीएम से कम या 160 बीपीएम से अधिक हो तो यह संकट का संकेत होता है। मिकोनियम युक्त एमनियोटिक द्रव, भ्रूण संकट का संकेत, तुरंत डिलीवरी की तैयारी, जैसे कलर बदल जाता है तो उसके लिए। अब देखिए मातृ स्वास्थ्य की निगरानी, बीपीएम 140 मातृ स्वास्थ्य की निगरानी में बीपी 140 से 90 mmHg से अधिक होने पर सावधानी बरतें। निर्जलीकरण होने पर आईवी फ्लूइड दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखा जाता है। चलिए अब हम
ये एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब आपको बनाना है। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपके सामने है। शॉर्ट नोट्स आप कॉपी पेन में लिख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो देख के, वीडियो को पॉज करके, ज़्यादा जल्दी मैंने आपको बताया, लेकिन आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप 200 रुपये का फ़ी नहीं दे सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं मेहनत। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ब्रूड संकट की स्थिति में निम्न से कौन सा संकेत देखा जाता है। ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको बताए हैं। ठीक, इसको हम यहाँ कर देते हैं एडजस्ट। अब बताइए, फीटल डिस्ट्रेस भ्रूण संकट की स्थिति में निम्न में से कौन सा संकेत देखा जाता है। मैंने ब्रेडिकार्डिया के बारे में बताया, भ्रूण हृदय दर सबसे कम। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब सबसे कम। और टैकीकार्डिया भ्रूण हृदय 160 से अधिक, ये भी है। ठीक है, और फीटल मूवमेंट ये भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ये सभी हो जाएगा। ऊपर शॉर्ट जो अभी छोटा सा नोट्स आपको बताए हैं उसी में से सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। मैंने बना के दिखा दिया पहला प्रश्न। ठीक है, इसमें से करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पहले खुद से ट्राई किया करिए, अभी यहीं नहीं रुकना है, अभी आपको व्याख्या में और भी हम क्लियर करेंगे। फीटल डिस्ट्रेस भ्रूण संकट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब भ्रूण को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती है। इसके मुख्य संकेत हैं, पहला मैंने आपको बताया ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में जब भ्रूण की हृदय दर 100 प्रति मिनट से कम हो जाती है तो क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया। अच्छा सर, टैकीकार्डिया का मतलब क्या हुआ, जब भ्रूण की हृदय दर 160 प्रति मिनट से अधिक हो तो टैकीकार्डिया कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फीटल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एमनियोटिक, यदि एमनियोटिक फ्लूइड में मिकोनियम पाया जाता तो ये किसका संकेत है। अब देखिए, बोल रहा है कि यदि एमनियोटिक द्रव में मिकोनियम पाया जाता है तो ये किसका संकेत है। पहला ऑप्शन दिया है कि भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है, या फिर भ्रूण संकट में है, या फिर यह एक समान प्रक्रिया है, या फिर प्रसव में देरी करने की आवश्यकता है। बताइए इसका उत्तर। बस शॉर्ट नोट्स जब मैंने आपको दिखाया था तो मेकोनियम के बारे में चर्चा किया था। मिकोनियम पाया जाता है तो भैया क्या है कि भ्रूण संकट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे व्याख्या देखिए, व्याख्या में बोला जा रहा है कि मिकोनियम युक्त एमनियोटिक द्रव भ्रूण संकट का संकेत होता है। यह इंगित करता है कि भ्रूण में मिकोनियम प्रारंभिक मल को एमनियोटिक द्रव में त्याग दिया है, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में ये चीज बता चुका हूँ, जिससे नवजात को मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, कलर भी बदल जाता है एमनियोटिक द्रव का, हरा रंग जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में डिलीवरी जल्द से जल्द करानी चाहिए। अब ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करनी चाहिए, जल्द से जल्द डिलीवरी करवानी चाहिए। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मातृ संकट के लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, मैटरनल डिस्ट्रेस के लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए। हाइपरटेंशन है क्या, हाइपोटेंशन है क्या, सूखी और सफेद परत है क्या, या फिर टैकीकार्डिया। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए प्रश्न हम सॉल्व करने से पहले इसलिए शॉर्ट नोट्स आपको बता दिए थे, एक सारांश, पूरे प्रश्न का सारांश बता दिए थे कि ये ऐसे चीजें होंगे। ध्यान से आपने अगर देखा होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो अभी हमने आपको दिखाया था, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था, उसी से है। ठीक है, हमने हाइपरटेंशन के बारे में बताया था, हाइपोटेंशन नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पे सूखी और सफेद परत वाली जीभ ये भी बताया था, और टैकीकार्डिया तो बताया था। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो हाइपोटेंशन नहीं है। ठीक है, हाइपोटेंशन नहीं है। हाइपो का मतलब कम, बीपी कम नहीं होता है। ठीक है, बीपी ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए व्याख्या आप पढ़िए। मातृ संकट में महिला के शरीर में असमान परिवर्तन देखे जाते हैं। इसमें निम्न लक्षण शामिल है। पहला क्या, हाइपरटेंशन, रक्तचाप बढ़ जाता है। टैकीकार्डिया में जो नाड़ी दर है ये 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाती है, और सूखी और सफेद परत वाली जीभ शरीर से पानी की कमी का संकेत देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाइपोटेंशन इस सूची में शामिल नहीं है क्योंकि संकट की स्थिति में अधिकतर बीपी बढ़ जाता है, ना कि घटता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फीटल एंड मैटरनल डिस्ट्रेस के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपाय नहीं किया जाता है। पूछा जा रहा है क्या, इसको ऊपर करते हैं। देखिए, फीटल एंड मैटरनल डिस्ट्रेस में कौन सा मैनेजमेंट निम्नलिखित में से प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपाय नहीं किया जाता है। तो भैया लेफ्ट एंड लेटर पोजीशन आपको बता ही चुके हैं,
ऑक्सीजन बता ही चुके हैं, आईवी फ्लूइड्स बता ही दे चुके हैं, महिला को पूर्ण उपवास पर रखना ये तो गलत हो गया, ठीक है, महिला को पूर्ण उपवास रखना ये गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, ठीक है। व्याख्या आपको पढ़ लेना है, क्या क्या देखिए क्या क्या व्याख्या में लेफ्ट लेटर पोजीशन, ऑक्सीजन, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स, ये सारे व्याख्या में चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि कॉर्ड प्रोलेप्स किस स्थिति में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्ड प्रोलेप्स किस स्थिति में होता है, ठीक है, जब नाल या फिर प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाए, या फिर जब गर्भनाल योनि से बाहर आ जाए, या फिर जब भ्रूण का सिर पहले निकल आए, या फिर जब भ्रूण की हृदय दर समान हो। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट उत्तर है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब अम्बिलिकल कॉर्ड वजाइना से बाहर आ जाए, ठीक है। तो वही आपको क्या कहलाता है, वही कॉर्ड प्रोलेप्स की स्थिति में होता है, ठीक है, वही आपका ये कॉर्ड प्रोलेप्स कहलाता है, ठीक है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड वजाइना से बाहर आ जाए, ठीक है। इसका उत्तर बी करेक्ट है। यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है, कॉर्ड प्रोलेप्स एक आपातकालीन स्थिति है। क्या है सर, एक आपातकालीन स्थिति है जब गर्भनाल वजाइना से बाहर आ जाती है या भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे मामलों में तत्काल सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, तत्काल सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का उपयोग क्यों किया जाता है। 4 विकल्प हैं, बताइए, खुद से ट्राई किया करिए, बाकी जो हम उत्तर बताएंगे तो मैच करना है। देखिए ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या है, ऑक्सीटोसिन ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ताकि पीड़ा कम हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे गर्भाशय संकुचन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है या प्रसव की प्रक्रिया को तेज करने और प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है, ठीक है। तो आपको ये व्याख्या भी ध्यान देना है, ठीक है। पोस्टमार्टम और ये रक्तस्राव को रोकने में मदद सहायक करता है, ठीक है, संकुचन के साथ साथ ये भी काम करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इमरजेंसी ड्रग्स आपातकालीन दवाई में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शंस आपके पास है, देखिए ये तो है, ऑक्सीटोसिन है, एनाल्जेसिक दर्द की है ही, ये इसका काम क्या है, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट ये तो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा है तो कैल्शियम सप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या काम है यहाँ पे भी लिखा है, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए, एनाल्जेसिक दर्द कम करने के लिए, मेथर्जिन प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए, ठीक है, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट कोई आपातकालीन दवा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों दी जाती है गर्भाशय पर दबाव कम करने के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया पूछ रहा है कि भ्रूण संकट की स्थिति में डॉक्टर को कब सूचित करना चाहिए। भ्रूण संकट की स्थिति में डॉक्टर को कब सूचित करना चाहिए, जब भ्रूण की हृदय दर 100 से कम हो जाए, आपको हम बता ही चुके हैं, ठीक है, जब भ्रूण की हलचल बंद हो जाए, ठीक है, जब मेकोनियम युक्त एमनियोटिक द्रव दिखे, तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। व्याख्या देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आईवी फ्लूइड्स है, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड का उपयोग कब किया जाता है। डिहाइड्रेशन रोकने के लिए, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, डिहाइड्रेशन रोकने के लिए, रक्तचाप बनाए रखने के लिए, दवाओं को शरीर में प्रवेश कराने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक का एमसीक्यू लगाने से पहले हम शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं, संक्षिप्त नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। देखिए योनि वजाइनल एग्जामिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या है। वजाइनल एग्जामिनेशन एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें योनि के माध्यम से सर्विक्स और फीटस की स्थिति जांच की जाती है। क्या है सर, यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें योनि के माध्यम से गर्भाशय, ग्रीवा और भ्रूण की स्थिति की जांच की जाती है। यह केवल अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी द्वारा किया जाना चाहिए। इसके इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। पहला कि भैया
स्त्री को मूत्र त्यागने के लिए कहा जाता है एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। और दूसरा क्या है, उस पोजीशन, डोर्सल पोजीशन ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा, डोर्सल वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन दिया जाता है, तो आपको बताना होगा डोर्सल पोजीशन, ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी को हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, ठीक है। दस्ताने पहनना चाहिए, स्टाइल ग्लव्स पहनना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जो वजाइना एरिया है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जैसे कि 10% डिटॉल से सॉफ्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, लीबिया मिनोरा को छोटी प्रकोष्ठी को अलग किया जाता है, ठीक है। लीबिया मिनोरा को अलग किया जाता है ताकि स्पष्ट दृश्य मिले। छठे पॉइंट में है क्या सर, पेल्विक मसल्स को शिथिल करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद क्या है सर, सातवें पॉइंट है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को यौन में प्रवेश कराकर निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला कौन कौन सी जानकारी बोला जा रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा का पतलापन, दूसरा गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, तीसरा भ्रूण की स्थिति, चौथा एम्नियोटिक द्रव का रंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना होगा, ठीक है। देखिए, यौन परीक्षण से प्राप्त जानकारी क्या क्या है, पतलापन जो आपको बताए दिए, डायलेशन बताए दिए, एम्नियोटिक झिल्ली फटी है या नहीं, या फिर एम्नियोटिक द्रव का रंग, ठीक है। ये सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। भ्रूण की स्थिति ये भी, और भ्रूण का प्रवेश स्तर ये भी, ठीक है। अब देखिए, संकेत कब करना चाहिए, प्रसव शुरू होने पर, ठीक है। प्रसव शुरू होने पर, और सर्वाइकल डायलेशन की स्थिति जानने के लिए, या फिर भ्रूण की स्थिति जांचने के लिए, या फिर एम्नियोटिक द्रव के रंग के जांच के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना होगा, और ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए, निषेध कब नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, जब नाल नीचे, ये वजाइनल एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। कब नहीं करना चाहिए, जब प्लेसेंटा के नीचे हो, नाल का नीचे होना, ठीक है। जब नाल का नीचे होना, या फिर गंभीर चोट लगी हुई है वजाइनल में, ठीक है। उसके बाद संकीर्ण श्रोणि के समय, या फिर झिल्ली ना फटी हो तब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या उपकरण हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। दस्ताने हो गया, ठीक है, स्पेकुलम हो गया, ठीक है, और भी ये चीज़ें, टॉर्च हो गया। तो ये सारे उपकरण हैं जो ज़रूरत पड़ती है। एंटीसेप्टिक घोल, ये सारे उपकरण हैं जो ज़रूरत पड़ता है वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। सावधानियाँ क्या रखनी होती है, एंटीसेप्टिक तकनीक का पालन करें, ठीक है। और यौन परीक्षण करने से बचें ताकि संक्रमण ना हो। अब देखिए, यौन परीक्षण करने के लिए पहले स्त्री को कौन सा कार्य करने के लिए कहा जाता है, अब ये एमसीक्यू आपको लगाना है, ठीक है। ये आ गया एमसीक्यू, ठीक है। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वजाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले स्त्री को कौन सा कार्य करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। कौन सा कार्य, तो मूत्र त्याग करने के लिए शॉर्ट नोट्स में आपने देखा, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या भी आपको देखना है। वजाइनल एग्जामिनेशन से पहले मूत्राशय को खाली करना आवश्यक होता है ताकि पेल्विक रीजन पर अनावश्यक दबाव ना पड़े और सही मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। रीजन भी आपका ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वजाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले हाथों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है। शॉर्ट नोट्स आपने देखा, 10% डिटॉल या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये करेक्ट है। इसका व्याख्या आप यहाँ पे देख लेना। व्याख्या लिखा है कि वजाइनल एग्जामिनेशन से पहले वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए परीक्षण करने से पहले हाथों को अच्छे से धोना और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे 10% डिटॉल से सफाई करना अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान किन उंगलियों का उपयोग किया जाता है। अभी ऊपर आपने देखा, ठीक है, किन उंगलियों को, तो इंडेक्स, मिडल फिंगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे व्याख्या भी आप देख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर का उपयोग किया जाता है ताकि सर्विक्स और भ्रूण की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि वजाइनल एग्जामिनेशन करने के दौरान किन तकनीक का पालन किया जाना चाहिए। कौन सी तकनीक का पालन किया जाना चाहिए, अभी आपने नोट्स में देखा, शॉर्ट नोट्स में देखा आपने एसेप्टिक तकनीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
देखिए एसेप्टिक तकनीक का पालन किया जाता है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इसके लिए हाथ धोना, दस्ताने पहनना, एंटीसेप्टिक से सफाई करना आदि प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाना चाहिए? पर शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको बता के रखा था, ठीक है। देखिए प्रसव ऑप्शन नंबर बी देखिए, नाल के नीचे होना, ठीक है, प्लेसेंटा का नीचे होना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाल का नीचे होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है, नाल का नीचे होना के मामलों में यौन परीक्षण करने से भारी रक्तस्राव हो सकता है, इसलिए यह निषिद्ध है, ठीक है। इसलिए यहाँ यह निषिद्ध है, ठीक है। रीजन भी बता दिया, व्याख्या बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बोलता हूँ, सारा कुछ सब कुछ कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? केवल गर्भस्थ भ्रूण का लिंग, या फिर गर्भाशय ग्रीवा का पतलापन, या फिर केवल गर्भाशय का आकार, या फिर महिला के रक्त शर्करा की स्थिति, ब्लड शुगर की स्थिति। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आपका करेक्ट है, गर्भाशय ग्रीवा का पतलापन। ये मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में भी। देखिए यौन परीक्षण से गर्भाशय ग्रीवा के पतलापन, भ्रूण की स्थिति, एमनियोटिक द्रव का रंग, झिल्ली के फटने की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये व्याख्या आप देख लेना। वजाइनल एग्जामिनेशन से गर्भाशय ग्रीवा के पतलापन, ठीक है, एफेसमेंट, भ्रूण की स्थिति, पोजीशन, एमनियोटिक द्रव का रंग, झिल्ली के फटने की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। इतना सारा कुछ जानकारी मिलता है, ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वजाइनल एग्जामिनेशन से पहले स्त्री को किस स्थिति में लिटाया जाता है? अब बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था, ये प्रश्न आ सकता है, डोर्सल पोजीशन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। नोट्स मैंने आपको इसीलिए पहले आपको दिखाया था, शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक है, कि शॉर्ट्स नोट्स आप पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ करिए, कितना आसान लग रहा है, ठीक है। डोर्सल पोजीशन में लिटाया जाता है जिससे योनि तक सही तरीके से पहुंचा जा सके और परीक्षण आरामदायक हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है? कौन सा है बताइए आवश्यक उपकरण? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर स्टेथोस्कोप। ये तो नहीं हो सकता है आवश्यक, ठीक है, वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए पूछा है तो वजाइनल स्पेकुलम ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। बाकी सब कुछ गलत है, आपको यहाँ पे व्याख्या भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कारक वजाइनल एग्जामिनेशन करने से रोकता है? बताइए कौन सा कारक है जो वजाइनल एग्जामिनेशन करने से रोकता है? इसका करेक्ट उत्तर आप खुद से ट्राई करिए, अच्छा प्रश्न है। इसका राइट उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यही कारक है जो वजाइनल एग्जामिनेशन करने से रोकता है। यहाँ पे व्याख्या भी दिखा है, आप व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है, बताइए। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर? संक्रमण से बचने के लिए सेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी सावधानी रखनी चाहिए। किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? संक्रमण से बचने के लिए सेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे व्याख्या में भी बताया गया है, वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए एसेप्टिक टेक्निक का पालन किया जाना आवश्यक है। इसमें हाथ धोना, दस्ताने पहनना, एंटीसेप्टिक घोल से सफाई करना, न्यूनतम बार यौन परीक्षण करना शामिल है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला भैया? यही सब कुछ निष्कर्ष निकला। हमने क्या देखा? वजाइनल एग्जामिनेशन प्रसव की प्रगति को समझने और भ्रूण की स्थिति जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक का पालन करना अनिवार्य होता है और हमने देखा कि प्लेसेंटा, पेरिविया और कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस जैसी स्थितियों में यौन परीक्षण नहीं करना चाहिए। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सही स्थिति मतलब डोर्सल पोजीशन और उपकरणों का उपयोग आवश्यक है। ये सारा कुछ हमने देखा, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक संक्षिप्त नोट्स हम बनाते हैं ताकि आपको MCQ करने में अच्छा लगे, ठीक है, मजा आए, आसानी से आप बना पाएँ। देखिए प्रसव द्वितीय अवस्था, लेबर सेकेंड स्टेज के बारे में हम देखेंगे।
इसको पढ़ेंगे और इसी से संबंधित MCQ 10 बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन परिचय में क्या देखेंगे, प्रसव की द्वितीय अवस्था गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण रूप से फैलने के बाद शुरू होती है। पार्ट 1 में आपको मैंने बता के रखा है कि भैया सेकंड स्टेज 10 सेंटीमीटर आपको बताया था, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर, एक सेकंड, मैंने आपको बताया था 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। 4 सेंटीमीटर के बाद जब डायलेट होता है सर्विक्स तो ये द्वितीय अवस्था स्टार्ट हो जाता है प्रसव का। तो वही चीज़ें सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो सर्विक्स के पूर्ण रूप से फैलने पर डायलेशन के बाद शुरू होती है और शिशु के जन्म के साथ समाप्त होती है। सेकेंड स्टेज के बारे में आपने देख लिया। प्रसव की द्वितीय अवस्था गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण रूप से फैलने के बाद शुरू होती है और शिशु के जन्म के साथ समाप्त हो जाती है। द्वितीय अवस्था के चरण, ठीक है, द्वितीय अवस्था के चरण आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है क्या भैया, प्रोपोल्सिव अवस्था, ठीक है, प्रोपोल्सिव अवस्था या फिर प्रोपोल्सिव फेज आप बोल सकते हैं। शिशु के शरीर का जो प्रस्तुत भाग नीचे की ओर खिसकता है, ठीक है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये नीचे की ओर खिसकता है, जिसे डिसेंट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? डिसेंट कहा जाता है। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, हमने देखना कि प्रोपल्सिव फेज के बारे में हमने देखना कि शरीर का जो शिशु के शरीर का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ये नीचे की ओर खिसकता है और इसी को क्या कहते हैं? डिसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हमने क्या देखना है? दूसरा हमने देखना है कि जो एक्सपेल्सिव फेज होता है इसमें बियरिंग डाउन, ठीक है, बियरिंग डाउन इफेक्ट के माध्यम से शिशु का जन्म होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सपेल्सिव फेज में क्या रहता है? बियरिंग डाउन प्रयास के माध्यम से शिशु का जन्म होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको सेकेंड स्टेज, लेबर का सेकेंड स्टेज बता रहा हूँ। इसका भी 2 अवस्था होता है, ठीक है, 2 फेज होता है। पहला मैंने आपको ऊपर ये बताया, ठीक है, दूसरा ये है। अब देखिए औसत अवधि के बारे में भैया कितना समय रहता है? देखिए 2 कंडीशन रहता है। मैंने आपको बताया कि प्राइमी पेरा के लिए अलग होता है, मल्टीपेरा के लिए अलग होता है। प्राइमी पेरा के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है और मल्टीपेरा में 30 मिनट का। ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। द्वितीय अवस्था के परिवर्तन, इवेंट इन सेकेंड स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं उस चीज़ को देखना है। पहला कि झिल्ली फटना, ठीक है, गर्भाशय के ग्रीवा के फैलने के बाद एमनियोटिक द्रव बाहर निकलता है। उसके बाद डिसेंट में मैंने आपको क्या बताया? शिशु का नीचे आना, शिशु धीरे धीरे जन्म नलिका या फिर बर्थ कैनाल में नीचे की ओर बढ़ता है। ये सभी चेंजेस हम देख रहे हैं द्वितीय अवस्था का, ठीक है, द्वितीय अवस्था के परिवर्तन देख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या आपको बताया? शिशु का बाहर आना, ठीक है। कपल फोर्स थियोरी के अनुसार 3 बल कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, 3 बल कार्य करते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की ओर पहला क्या हो गया? डाउनवर्ड फोर्स गर्भाशय संकुचन और माँ के पेट की पेशियों से उत्पन्न होता है, जो वो नीचे की ओर बल लगता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड फोर्स, इसमें अपवर्ड फोर्स में क्या देखना है? ऊपर की ओर बल पेरिनियल पेशियों द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा आगे की ओर फॉरवर्ड फोर्स में संतुलन बनाकर शिशु को आगे धकेलता है, ठीक है। अब विशेष बिंदु, स्पेशल पॉइंट क्या है? अब देखिए स्पेशल पॉइंट क्या ध्यान रखना है? वजाइना ही बर्थ कैनाल जन्म नलिका कहलाती है। दूसरा आपको देखना है कि बियरिंग डाउन प्रयास माँ द्वारा पेट की पेशियों पर लगाया गया दबाव जो शिशु के जन्म में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि एमनियोटिक द्रव, इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो शिशु को संक्रमण से बचाते हैं। ये एमनियोटिक द्रव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि कपल फोर्स थ्योरी के अनुसार 3 बलों, कौन कौन से? अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड के संतुलन से शिशु का जन्म होता है। तो ये सारा कुछ निष्कर्ष हमने क्या निकाला यहाँ पे? निष्कर्ष हमने ये निकाला कि भैया प्रसव की द्वितीय अवस्था का उद्देश्य शिशु का जन्म कराना होता है। ये अवस्था गर्भाशय के संकुचन और माँ के सक्रिय प्रयासों से पूरी होती है, ठीक है। अब हम लगाएंगे MCQ। आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया। अब देखिए बनाइए प्रश्न। पूछा जा रहा है कि प्रसव की द्वितीय अवस्था कब प्रारंभ होती है? बताइए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर जब गर्भाशय ग्रीवा पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए प्रसव की द्वितीय अवस्था
जब सर्विक्स के पूर्ण रूप से फैलने के बाद शुरू होती है और शिशु के जन्म के साथ समाप्त होती है। ये मैं अभी नोट्स में आपको बताया था। इस अवस्था के दौरान शिशु जन्म नलिका से बाहर आता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, मैंने आपको बता दिया था। ये दोनों भाग हैं, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपेल्सिव फेज। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, द्वितीय प्रसव अवस्था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की औसत अवधि प्राइमी पेरा के लिए और मल्टी पेरा के लिए कितना होता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्राइमी पेरा 2 घंटा, मल्टी पेरा 30 मिनट। अब इसका मतलब आप समझ ही रहे हो, इसका मतलब आप समझ ही रहे हो। भाग 1 आपने देख ही लिया है तो आसानी से आप समझ लेंगे। यहाँ पे बाकी व्याख्या में भी बताया गया है। प्राइमी पेरा क्या होता है? वे महिलाएं होती हैं जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, इनके लिए द्वितीय अवस्था औसतन 2 घंटे तक चलती हैं, जबकि मल्टीपेरा वे महिलाएं होती हैं जो पहले भी माँ बन चुकी हैं, इनके लिए अवधि 30 मिनट तक चलती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रोपल्सिव फेज, ठीक है, प्रोपल्सिव फेज में प्रमुख प्रक्रिया कौन सी होती है? आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपल्सिव फेज में प्रमुख प्रक्रिया कौन सी होती है। देखिए जब नोट्स ऊपर मैंने आपको एमसीक्यू शुरू करने से पहले नोट्स लिखवाया था, तो भैया उसमें बता के रखा है प्रोपल्सिव फेज में भ्रूण का जन्म नलिका से नीचे आना जो डिसेंट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बता के रखा हूँ, उसका उत्तर भी बी हो जाएगा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या, प्रोपल्सिव फेज द्वितीय अवस्था की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें भ्रूण पेल्विक कैविटी से नीचे की ओर खिंच सकता है, जिसे डिसेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया में गर्भाशय के संकुचन और गुरुत्वाकर्षण बल मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक्सपेल्सिव फेज में प्रमुख क्रिया क्या होती है? एक्सपेल्सिव फेज में प्रमुख क्रिया क्या होती है, बताना है आपको करेक्ट उत्तर इसका। देखिए जब नीचे आ गया भैया तो एक्सपेल्सिव फेज में क्या होगा? जन्म ही होगा ना, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, उनका जन्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेल्सिव फेज में शिशु को बाहर निकलने के लिए गर्भाशय संकुचन और स्त्री के बियरिंग डाउन एफर्ट से, बियरिंग डाउन प्रयास से किए जाते हैं। इस अवस्था में शिशु जन्म नलिका से बाहर आता है और जन्म लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपल फोर्स थ्योरी के अनुसार शिशु का जन्म बलों के संतुलन से, किन बलों के संतुलन से होता है? तो ऊपर हमने आपको बताया ना नोट्स में, 3 बल कार्य करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी व्याख्या में आपको बताना ही नहीं, ऑलरेडी हम व्याख्या इसका अच्छी नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखवा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसव की द्वितीय अवस्था के दौरान कौन सा द्रव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा भैया? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक द्रव। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। जब नोट्स आपको अच्छे तरीके से लिखा दिया गया तो भैया अब एमसीक्यू में बचा ही क्या है। देखिए बियरिंग डाउन प्रयास का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? प्रसव के दौरान शिशु का हृदय गति धीमा होना, या फिर प्रसव के दौरान माँ द्वारा पेट की पेशियों पर लगाया गया दबाव। तो यही तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, जब उत्तर मिल गया तो ये व्याख्या भी आप देख सकते हैं। बियरिंग डाउन प्रयास क्या होता है सर? यह वह बल होता है जिसे माँ अपनी पेट की पेशियों का उपयोग करके प्रसव के दौरान लगाती हैं। यह बल गर्भाशय संकुचन के साथ मिलकर शिशु को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा अंग प्रसव के दौरान जन्म नलिका का कार्य करता है? ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, वजाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ठीक है, ये आप व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हमने क्या पढ़ा, क्या निष्कर्ष निकाला? प्रसव की द्वितीय अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण रूप से फैलने के बाद शुरू होती है, ये जाना। इसके बाद हमने ये जाना कि इस अवस्था में 3 बल होते हैं, कौन कौन सा? डाउनवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स कार्य करते हैं। और चौथा हमने ये भी तीसरा हमने ये भी जाना कि इम्यूनिटिक द्रव शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रसव की क्रियाविधि के दौरान डिसेंट कब प्रारंभ होता है। तो डिसेंट कब प्रारंभ होता है आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया था, जब नीचे की ओर आता है शिशु तो डिसेंट उसे वही कहलाता है। तो प्रसव के आरंभ होने से पहले ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद थोड़ी ना डिसेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहाँ पे देखिए एक बार और क्लियर कर लीजिए व्याख्या में। डिसेंट वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु का सिर धीरे धीरे पेल्विक कैविटी में नीचे की ओर बढ़ता है। यह प्रसव की शुरुआत से पहले ही प्रारंभ हो सकता है और शिशु के जन्म तक जारी रहता है। डिसेंट में गर्भाशय संकुचन और माँ के बियरिंग डाउन एफर्ट या फिर बियरिंग डाउन प्रयास मदद करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव की क्रियाविधि में एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ बताना है। ये प्रश्न आप करिए खुद से। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। प्रसव की क्रियाविधि में एंगेजमेंट का क्या अर्थ है भैया। जब इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, जब शिशु का अधिकतम व्यास रोड़ी के अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेना। एंगेजमेंट वह अवस्था होती है जब शिशु के सिर का सबसे चौड़ा व्यास, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, बाई पेरिएटल डायामीटर बोल सकते हैं, स्त्री की जो पेल्विक इनलेट होता है इसमें आ जाता है। यह संकेत देता है कि शिशु श्रोणि में प्रवेश कर चुका है और प्रसव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया फ्लेक्शन का क्या अर्थ है बताइए। फ्लेक्शन का अर्थ क्या है, फ्लेक्शन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो फ्लेक्शन का अर्थ हुआ कि शिशु की गर्दन का सीधा होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्याख्या आप देखना। ठीक है, व्याख्या में लिखा है कि फ्लेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु की ठोड़ी गर्दन की ओर झुकती है। इससे शिशु का सिर सब ऑक्सीपिटो ब्रेमेटिक डायमीटर में बदल जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 9.5 सेंटीमीटर होती है, जिससे शिशु को पेल्विक कैविटी से गुजरने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि इंटरनल रोटेशन का क्या उद्देश्य होता है। इंटरनल रोटेशन का उद्देश्य, देखिए इंटरनल रोटेशन का मतलब यही हुआ कि भैया शिशु को माता की श्रोण के अनुरूप मोड़ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी व्याख्या में और चीज़ें क्लियर होंगी। इंटरनल रोटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु का सिर घूर्णन करके मातृ श्रोणि के अनुरूप आ जाता है। यह आमतौर पर 45 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, जिससे शिशु का सिर जन्म नलिका से आसानी से बाहर आ सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्राउनिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, क्राउनिंग का क्या अर्थ है। क्राउनिंग का अर्थ यही है कि भैया जब शिशु का सिर पहली बार योनि द्वार पर दिखाई दे तो यही क्या कहलाता है, क्राउनिंग। ठीक है, क्राउनिंग। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए डीप में नहीं जा रहा हूँ, जो आपकी थियरी दी है उसी थियरी को एक एक लाइन एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। क्राउनिंग वह अवस्था होती है जब शिशु का सिर पहली बार यौन के द्वार पर दिखाई देने लगता है लेकिन पूरी तरह बाहर नहीं आता है। इस अवस्था के दौरान शिशु का सिर लगातार आगे बढ़ता है और माता की यौन को फैला देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सटेंशन किस चरण में होता है। तो भैया बताइए इसका उत्तर। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाया करिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ उत्तर। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब शिशु का सिर नीचे की ओर झुकता है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा है। एक्सटेंशन का किस चरण में होता है, जब शिशु का सिर पूरी तरह बाहर निकलता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या, निकलना। ठीक ना, एग्जिट। कभी आप स्टेशन गए होंगे, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है एग्जिट, मतलब बाहर जाने का रास्ता। उसी से एग्जिट से ही एक्सटेंशन बना है। तो एक्सटेंशन का अर्थ किस चरण में होता है, जब शिशु का सिर पूरी तरह बाहर निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, एक्सटेंशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें शिशु का सिर वजाइना के द्वार से पूरी तरह बाहर आ जाता है। यह इंटरनल रोटेशन के बाद होता है और इसके द्वारा शिशु के सिर को जन्म नलिका से बाहर निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेस्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है। रेस्टिट्यूशन का उद्देश्य पूछ रहा है।
तो बताइए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि भैया ऑप्शन नंबर ए, शिशु के सिर को उसकी मूल स्थिति में लौटाना। ध्यान देना है, इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य क्या है, शिशु के सिर को उसकी मूल स्थिति से लौटाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी व्याख्या में आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन का क्या कार्य होता है। एक्सटर्नल रोटेशन का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है सर ऑप्शन नंबर बी, शिशु के कंधों को जन्म नलिका से बाहर निकालने में सहायता करना। व्याख्या खुद पढ़ना, वीडियो को पॉज करके। प्रश्न नंबर 9 हम बताएं पूछने वाले हैं आपसे, ठीक है। समान प्रसव की क्रियाविधि कितने चरणों में पूरी होती है, तो ये 8 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से चरण हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिसेंट आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, ये भी बता ही चुके हैं। फ्लेक्शन भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। इंटरनल रोटेशन भी आपको बता चुके हैं। क्राउनिंग आपको बता चुके हैं, और हर एक के बारे में आपको बताया भी है क्या क्या होता है। एक्सटेंशन भी आपको बता चुके हैं, ये भी आपको अभी बताया मैंने, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और ये भी हमने आपको ये भी बताया एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। और क्या बताया है, ठीक है। 8 चरण ध्यान देना है, एक भी चरण मैंने छोड़ा नहीं है, सबके लिए MCQ ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। ईमानदारी से आप बोलना कि सर ने बताया कि नहीं बताया। क्राउनिंग भी बताया, एक्सटेंशन भी बताया, ठीक है। रेस्टिट्यूशन भी बताया, एक्सटर्नल रोटेशन भी बताया, हर एक के बारे में बताया हूँ, ठीक है। बस आज की वीडियो में लगभग 40 प्रश्न हमने आपको कवर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 51 मिनट में 40 प्रश्न पूरा व्याख्या सहित और याद भी करवा दिया होगा, याद भी हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया और कुछ नहीं, याद भी करवाया। और एक न एक प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में फंस ही जाएगा इस 40 प्रश्न से, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने 2 पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मैंने इसका 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया है, अब 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। 2 पार्ट के साथ ये कुल मिलाकर 4 पार्ट के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या कंप्लीट हो जाएगा, समान प्रसव के दौरान देखभाल, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, 2 पार्ट और आएगा, कुल मिलाकर 4 पार्ट में ये हम कंप्लीट कर देंगे। अब जिसको भैया PDF चाहिए 200 रुपये का फी देकर आप PDF लेकर दिन में 2 बार रिवाइज भी कर सकते हो, या प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। PDF के लिए आपको मैसेज करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाना, एक मिशन यूपी SSC एनएम का ग्रुप दिखाई देगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करना। वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज करना कि सर मुझे PDF चाहिए, 200 रुपये फी कैसे देना है, क्या प्रोसेस करना है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कंटेंट में दम है तो लाइक करके अपना सपोर्ट कर सकते हो, आप लाइक करके ही बता सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर कंटिन्यू इसी तरीके से हमको क्लास दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।